रहे थे हम पाठ 11 आर्थिक विकास, है ना, कौन से सब्जेक्ट में, सोशल साइंस सब्जेक्ट में। तो इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, कृषि विकास तक, है ना। अब हम देखते हैं कृषि महत्व। तो देखिए हम जानते हैं कृषि का महत्व, ठीक है। हमारे देश की बड़ी जनसंख्या कृषि कार्य करती है, इससे उन्हें रोजगार, खाद्यान्न और आय प्राप्त होती है, ठीक है। जो हमारे देश की जनसंख्या है वो सबसे जनसंख्या का सबसे बड़ा वाला भाग क्या करता है, कृषि करता है। कृषि मीन्स क्या होती है, खेती, और उसी से वो क्या करता है, खाद्यान्न मीन्स जो अनाज होता है खाने के लिए जो रखते हैं ना साल भर के लिए, वो प्राप्त होता है। आय प्राप्त होती है, आय मीन्स रुपए पैसे प्राप्त होते हैं, ठीक, और रोजगार प्राप्त होता है। उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। फसलों से किसानों की आय बढ़ने से उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता भी समान नहीं रही है ना। जो हमारे भारत के क्षेत्र हैं हर जगह कृषि एक समान नहीं होती, कहीं ज़्यादा होती है तो कहीं कम होती है ना। कहीं कहीं दलहन होती है तो कहीं गेहूँ होता है तो कहीं केवल चावल होता है। जहाँ जिस प्रकार का क्षेत्र है वहाँ उस प्रकार की खेती होती है, ठीक है, समझ में आया। चल जाता है। मानसून पर कृषि की निर्भरता अभी भी बनी हुई है। प्राकृतिक विशेषताओं जैसे भूमि की प्रकृति, जलवायु तथा सिंचाई की सुविधाओं के कारण भारतीय किसान विभिन्न प्रकार की कृषि करते हैं। इसके कुछ प्रमुख प्रकार हैं। देखिए इसमें से कुछ प्रकार दिए गए हैं हमको। तो देखिए पहले कौन सी आती है, आत्मनिर्वाह कृषि, ठीक है। फिर दूसरा कौन सी होती है, स्थानांतरित कृषि। तीसरी आती है रोपण कृषि और फोर्थ में आती है गहन कृषि। ये क्या है, कृषि के प्रकार हैं। अब हम देखते हैं पहली वाली आत्मनिर्वाह कृषि, ठीक है। तो देश के बहुसंख्यक किसान छोटी और बिखरी जोतों व परंपरागत औजारों का प्रयोग करते हैं। जो देश के बहुसंख्यक यानी बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, किसान जो हैं वो बिखरी जोतों, है ना, खेत में होता होगा ये कैसे जोताई करके काम करते हैं वो, और परंपरागत औजार मीन्स जैसे हल हो गया, और ये ट्रैक्टर में विभिन्न प्रकार के होते हैं ना, जमाने प्रकार के, कहीं सीड्रल होता है बुवाई करने के लिए, और क्या होता है, कल्टीवेटर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सब का उपयोग करके क्या करते हैं, कृषि करते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उन्नत बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर पाते। क्या करते हैं, कमजोर होने के कारण, यानी इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, जिससे ये रासायनिक उर्वरक और ये जो जैसे खाद आदि रहती है खरीदने वाली, है ना, क्या होता है, यूरिया, पोटाश, और क्या होता है, DAP, ये किसानों को ज़्यादा पता होता है। ये सब चीज़ खरीद के नहीं डाल पाते हैं, और इससे क्या होता है, उनकी कृषि कम हो पाती है, अतः इससे उत्पादन भी कम होता है। इनका उत्पादन खाद्यान्न के रूप में उनके परिवार के उपभोग में प्रयुक्त हो जाता है। और जो वहाँ का जब ये लोग ये सब चीज़ें नहीं डाल पाते हैं तो क्या होता है, उनकी खाद्यान्न जो होती है, अनाज क्या होता है, कम उगता है, और उससे सिर्फ क्या होता है, उनका घर का बस ही खर्च चल पाता है। यानी जो साल भर के लिए गल्ला रखते हैं अनाज ना, सिर्फ वही बस की पूर्ति वो कर पाते हैं। दूसरी देखिए स्थानांतरित कृषि। तो अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में वन भूमि में वृक्षों को काटकर तनों और शाखाओं को जलाकर भूमि कृषि योग्य बनाई जाती है। जो इससे ही पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं ना, जैसे बोलना चाहिए भील, आदिवासी, अब तो नहीं होते, पहले के ज़माने में होते थे। ये लोग क्या करते थे, जो जगह जैसे रहती थी, बहुत सारी बंजर ज़मीन रही रहती थी, वहाँ के पेड़ पौधे को काट के उनको कुछ टाइम के लिए जला देते थे। फिर वो राख क्या हो जाती थी, वहाँ राख बन जाती थी। फिर उसी बंजर ज़मीन को जोतते थे, बैलों के द्वारा क्या करते थे, जुताई करते थे। फिर उसी में वो जो राख रहती थी वो मिला देते थे, और फिर ऐसे भी कुछ यानी अपनी तरकीब के द्वारा वहाँ क्या करते थे, अनाज उगाते थे। ये कौन लगाता था, स्थानांतरित कृषि, मतलब यानी जो बाहर के जो लोग जैसे रहते थे, तो कहीं भी, जैसे हमारे यहाँ कोई जंगल है, जंगल में जगह पड़ी हुई है, तो जैसे ये आदिवासी और ये भील लोग होते हैं ना, वो ऐसी खेती करते हैं। इस भूमि में कुछ मोटे अनाज जैसे शुष्क धान, मक्का, ज्वार आदि बोया जाता था। अब यह प्रथा हतोत्साहित कर दी गई, यानी अब यह प्रथा नहीं रह गई है ना। हर जगह की ज़मीन किसी न किसी के नाम पर है, और ऐसे आजकल ज़मीन तो नहीं मिल जाती कि कहीं भी कोई इंसान खेती किसानी कर ले। इससे वनों का विनाश होता था तथा उत्पादन भी अत्यंत कम प्राप्त होता था। तीसरा देखिए रोपण कृषि आती है, रोपण कृषि। तो रोपण कृषि से तात्पर्य ऐसे पेड़ पौधों से है जो कुछ वर्ष की अवधि के उपरांत उत्पाद प्रदान करते हैं। जैसे क्या हो गया,
कैसे पेड़ पौधे हो गए ये, जैसे आम का पेड़ हो गया, कटहल का पेड़ हो गया, बिही का पेड़ हो गया, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, पहले हम इनको लगा देते हैं, फिर ये कुछ दिन बाद बड़े होते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद इसमें फल आना प्राप्त होता है, यानी हमको बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है इनसे उत्पादन प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो ये कौन सी कृषि में आते हैं, रोपण कृषि में आते हैं। इस तरह के उत्पादन में विशिष्ट वैज्ञानिक विधियों एवं स्थानीय सस्ते और कुशल खेतिहर मजदूरों के साथ साथ विश्व पर स्तर पर पर्याप्त क्रय विक्रय सुविधाओं की आवश्यकता। अतएव रोपण कृषि एक कारखाने की इकाई के समान होती है, जैसे चाय, रबर आदि, है ना। इसमें दो बताए गए हमको, चाय और रबर की खेती की जाती है, ये क्या आते हैं, कारखाने की इकाई में आ जाते हैं। तो फोर्थ देखिए, तो आगे देखते हैं कौन सी कृषि आती है हमारी, गहन कृषि। तो सिंचाई की सुविधा, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करके एक ही भूमि पर लगातार कई बार एवं वर्ष भर ऋतुओं के अनुसार कृषि कार्य करना गहन कृषि कहलाता है। जो हमारे यहाँ होती है ना, हमारे यहाँ हर सीजन में अलग अलग फसल उगाई जाती है, जैसे धान के सीजन में धान, गेहूं के सीजन में गेहूं, चने के सीजन में चना। तो ये कृषि किस में आती है, गहन कृषि में आती है। इससे सीमित भूमि पर कृषि करके अधिक उपज और आय प्राप्त की जा सकती है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की फसलें, खाद्यान्न, दलहन और तिलहन, रेशेदार फसलें, पेय फसलें और नकदी फसलें उगाई जाती हैं। खाद्यान्नों के उत्पादन में हमारा देश अब आत्मनिर्भर हो गया है। यह आत्मनिर्भरता हमें रोपण एवं गहन कृषि, सिंचाई एवं कृषि के आधुनिक यंत्रों का उपयोग, उन्नत बीज, खाद एवं उर्वरक, कीटनाशकों के समुचित प्रयोग से प्राप्त हुई है। ठीक है, फिर आगे देखिए, आज हम चावल व गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान में है, यानी हमारा भारत क्या है, चावल और गेहूं के उत्पादन में चीन का पहला नंबर लगता है और हमारा कौन सा नंबर लगता है, दूसरा नंबर लगता है। अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, खरीफ की फसलें। तो ये खरीफ की फसलें कब उगाई जाती हैं, ये बताएगा हमको। यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इनमें कौन कौन सी फसल आती है, देखो, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का व कपास, ये कौन सी फसलें हैं, खरीफ की। फिर आती हैं रबी की फसलें, नहीं जाना। ये देखिए, यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसमें कौन कौन सी आती हैं, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर व अलसी रबी की प्रमुख फसलें। अब आते हैं व्यापारिक व नगदी फसलें। सब लोग रबी और खरीफ की फसलें तो जानते हैं, लेकिन व्यापारिक व नगदी फसलें बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिए कौन कौन सी होती हैं। जो फसल उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में ली जाती हैं उन्हें व्यापारिक या नगदी फसल कहते हैं। इन फसलों में कौन कौन सी आती है, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, चाय, कॉफ़ी, जूट व तिलहन। ठीक, खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भरता के साथ साथ कृषि के उत्पादन का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाती है। अतः कृषि का विकास आवश्यक है, यानी कृषि के विकास से भी हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की क्या होती है, राष्ट्रीय आय में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। यहाँ तक सबको समझ में आया पूरा। चलो अब आगे देखेंगे हम औद्योगिक विकास, तो हम इसको अगली वीडियो में बताते हैं।